5 साल। पूरे 5 साल मैंने अपनी सैलरी का हर 1 रुपया उस आदमी पर खर्च किया जो मुझसे प्यार करने का नाटक करता था। और वो मेरी मेहनत की कमाई से शराब पीता था हर रात मेरी आंखों के सामने। और मैं चुप रहती थी क्योंकि मुझे लगता था कि यही प्यार है, सब कुछ सहना। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो खुद पर हंसी भी आती है और रोना भी आता है। कैसे मैं इतनी बेवकूफ थी? कैसे मैंने इतने सालों तक वो सब बर्दाश्त किया? मेरा नाम प्रियंका है, उम्र अभी 32 साल। लेकिन जो मैंने इन 5 सालों में झेला है ना, उसने मुझे 50 साल का बूढ़ा बना दिया। अंदर से। बाहर से तो मैं अब भी वही दिखती हूँ, पतली सी लड़की, गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें हमेशा उम्मीद झलकती थी। अब नहीं झलकती। मैं जयपुर की हूँ, पिंक सिटी, वो शहर जहाँ हवा महल की खिड़कियों से हवा आती है और लोग कहते हैं कि यहाँ की औरतें बहुत खूबसूरत होती हैं। मेरी माँ भी खूबसूरत थी, है, अभी भी है। 58 साल की उम्र में भी उनके चेहरे पर एक अलग सी चमक है। शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी किसी पर निर्भर नहीं रहीं। मेरे पापा की डेथ हुई थी जब मैं सिर्फ 12 साल की थी। हार्ट अटैक, अचानक। एक दिन थे, दूसरे दिन नहीं थे। माँ के पास 2 चॉइसेस थीं, या तो टूट जाए या लड़े। उन्होंने लड़ना चुना। घर में सिलाई का काम शुरू किया। दिन में 14-14 घंटे काम करती। उन्हीं की सिली हुई ब्लाउज और पेटीकोट बेचकर उन्होंने मुझे और मेरे छोटे भाई रोहित को पढ़ाया। मैंने बीकॉम किया, फिर एमबीए। हाँ, एमबीए, जयपुर के एक प्राइवेट कॉलेज से। बहुत पैसे लगे थे। माँ ने अपने सारे गहने बेच दिए थे मेरी पढ़ाई के लिए। वो सोने की चेन जो उनकी शादी में मिली थी, वो कानों की बालियां जो नानी ने दी थी, सब कुछ। जब मैंने एमबीए कंप्लीट किया और पहली जॉब लगी, तो मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था, माँ, मैं आपको वो सारे गहने वापस दिलाऊंगी, और भी ज्यादा। अगर मुझे पता होता कि जिंदगी मुझे कहाँ ले जाने वाली है, तो शायद मैं वो प्रॉमिस कभी न करती, क्योंकि उस प्रॉमिस को पूरा करने में मुझे अपने आप को खोना पड़ा। मेरी पहली जॉब लगी एक टेक्सटाइल कंपनी में, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। सैलरी थी 25,000 रुपये महीना। 2017 की बात है। उस जमाने में 25,000 बहुत थे मेरे लिए। मैं बहुत खुश थी। सोचती थी अब सब ठीक हो जाएगा, माँ को आराम मिलेगा, रोहित की पढ़ाई पूरी होगी, घर में खुशियां आएंगी। लेकिन जिंदगी को मेरे प्लान से कोई मतलब नहीं था। उसी ऑफिस में मेरी मुलाकात हुई विक्रम से। विक्रम शर्मा मार्केटिंग डिपार्टमेंट में था। लंबा, गोरा, घुंघराले बाल और एक मुस्कान जो, हाय राम, वो मुस्कान। जब भी वो मुस्कुराता था, लगता था जैसे पूरा कमरा रोशन हो गया। कम से कम मुझे तो ऐसा लगता था। पहली बार मिले थे कैंटीन में। मैं अपनी चाय ले रही थी, वो भी। हमारे हाथ टकराए। चाय गिरी मेरी साड़ी पर। अरे सॉरी सॉरी, वो बोला था। उसकी आवाज में जेन्युइन कंसर्न था, या कम से कम मुझे तो ऐसा लगा था। कोई बात नहीं, मैंने कहा था। मैं एम्बैरेस थी। नई जॉब थी, नई साड़ी थी, और अब उस पर चाय का दाग। प्लीज, मैं ड्राई क्लीन करवा दूंगा या नई साड़ी दिला दूंगा। रियली, आई एम सो सॉरी, वो बार बार कह रहा था। मैंने मना कर दिया था, लेकिन वो मानने वाला नहीं था। अगले दिन ऑफिस आई तो मेरी डेस्क पर एक पैकेट रखा था। अंदर एक बहुत सुंदर सी पिंक साड़ी थी और एक छोटा सा नोट, सॉरी के तौर पर। प्लीज एक्सेप्ट करें, विक्रम। सोचिए, कोई लड़का जिससे आप पहली बार मिली हो, वो आपके लिए साड़ी लाए। उस जमाने में मुझे लगा था, वाह, कितना डिसेंट आदमी है, कितना केयरिंग है। अब सोचती हूँ, वो शायद उसकी पहली चाल थी। जाल बिछाना शुरू कर दिया था उसने, और मैं उसमें फंसती चली गई। धीरे धीरे हम बातें करने लगे, कैंटीन में, ऑफिस के बाहर, फिर फोन पर। वो बहुत अच्छा बोलता था, मीठा, जैसे शहद। हर बात में कॉम्प्लीमेंट दे देता। प्रियंका, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। प्रियंका, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। प्रियंका, तुम्हारे जैसी लड़की मैंने कभी नहीं देखी। और मैं पिघलती जा रही थी, जैसे मोम, क्योंकि मुझे किसी ने कभी ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स नहीं दिए थे। माँ हमेशा प्रैक्टिकल थी। पढ़ाई करो, नौकरी करो,
अपने पैरों पर खड़ी हो। प्यार व्यार की बातें हमारे घर में नहीं होती थी। शायद इसीलिए जब विक्रम ने वो सब कहा तो मुझे लगा यही प्यार है। वो बताता था कि उसके घर में सिर्फ उसकी माँ है। पापा का देहांत हो चुका था कुछ साल पहले। वो अकेला बेटा था, बड़े घर से था, ऐसा उसने बताया था। पुरानी हवेली है जयपुर में, जमीन जायदाद है, लेकिन अभी मार्केटिंग की जॉब करता है क्योंकि एक्सपीरियंस चाहिए लाइफ का। मुझे अच्छा लगा था ये सुनकर। सोचो, एक अमीर घर का लड़का मार्केटिंग में काम कर रहा है। कितना डाउन टू अर्थ है, कितना हार्ड वर्किंग है। मुझे क्या पता था कि ये सब झूठ था, या शायद आधा सच आधा झूठ। वो मिक्सचर जो सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। 3 महीने बाद उसने प्रपोज किया। हम नाहरगढ़ फोर्ट गए थे शाम को, सनसेट देखने। वो जगह जहां से पूरा जयपुर दिखता है। पिंक सिटी सच में पिंक लगती है उस वक्त। प्रियंका, उसने मेरा हाथ पकड़ा था। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा दिल धड़क रहा था। पता था मुझे क्या आने वाला है, फिर भी एक्साइटेड थी। आई लव यू, विल यू मैरी मी? उसकी आंखों में मैंने सपने देखे थे, हमारे घर के सपने, बच्चों के सपने, खुशियों के सपने। हाँ, मैंने कहा था। एक पल भी नहीं लगाया सोचने में, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। काश उस दिन मैंने थोड़ा रुक कर सोचा होता। काश मैंने माँ से बात की होती। काश। लेकिन प्यार में कौन सोचता है? प्यार तो बेवकूफ बनाता है, और मैं पूरी बेवकूफ बन चुकी थी। माँ को जब बताया तो वो खुश नहीं हुई। उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो मैं देखना चाहती थी। बेटा, लड़के के घर वालों से मिलो पहले। जल्दी क्या है? उन्होंने कहा था। माँ, वो बहुत अच्छा है, आप मिलोगी तो समझ जाओगी, मैंने कहा था, थोड़ी इरिटेशन के साथ। मुझे बुरा लगा था कि माँ मेरी खुशी में खुश नहीं हो रही। ठीक है, मिलवाओ, लेकिन बेटा, शादी के बाद पूरी जिंदगी निकालनी होती है। थोड़ा समय लो, जानो समझो। मैंने सुना तो था, लेकिन माना नहीं था। विक्रम की माँ से मिलने गए हम। पुराने शहर में उनका घर था। हवेली नहीं थी, जैसा उसने बताया था, लेकिन ठीक ठाक घर था। 2 मंजिला, पुराना, लेकिन डिसेंट। उनकी माँ कमला जी बहुत मीठा बोली, चाय पिलाई, नाश्ता कराया। मेरी माँ की बहुत तारीफ की। बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को, उन्होंने कहा था। नौकरी करती है, घर संभालती है, कितनी केपेबल है। माँ मुस्कुराई थी, लेकिन उनकी आंखों में कुछ था। कोई सवाल, कोई शक। बाद में घर आकर माँ ने पूछा था, बेटा, लड़के की नौकरी पक्की है ना? मैंने देखा, घर में कोई नौकर चाकर नहीं था। हवेली की बात करते थे, लेकिन माँ, आप भी ना हर बात में डाउट करती हो। वो अच्छा आदमी है, मार्केटिंग में अच्छी सैलरी है उसकी, और वैसे भी मैं कमाती हूँ ना, 2 लोग कमाएंगे तो सब मैनेज हो जाएगा। माँ चुप हो गई थी। उनकी आंखों में वो चिंता थी जो एक माँ की होती है, लेकिन मैंने नजरअंदाज किया। अब सोचती हूँ, काश माँ की बात सुनी होती। शादी हुई 6 महीने बाद, दिसंबर 2017, सर्दियों में। जयपुर की सर्दियां बहुत अच्छी होती हैं, न ज्यादा ठंड न गर्मी, परफेक्ट वेदर। शादी सिंपल थी, मेरी तरफ से ज्यादा खर्चा नहीं हो पाया। माँ की सेविंग्स लिमिटेड थीं। विक्रम की तरफ से भी कुछ खास नहीं। उसकी माँ ने कहा था, हम लोग फंक्शंस में विश्वास नहीं करते, सिंपल शादी ही अच्छी है। मुझे तब अच्छा लगा था। सोचा, कितने प्रैक्टिकल लोग हैं, दिखावे में पैसा वेस्ट नहीं करते। अब पता है, वो सब पैसों की तंगी थी, दिखावे की बात नहीं थी। उनके पास था ही नहीं। खैर, शादी हो गई। मैं विक्रम के घर आ गई, उनकी माँ के साथ रहने लगी। शुरू में सब ठीक था। कमला जी अच्छी थी, मुझसे घर का काम करवाती, लेकिन प्यार से। खाना बनाना सिखाती, घर सजाना बताती। बहू, ये घर अब तुम्हारा है, उन्होंने कहा था पहले दिन। जैसे चाहो रहो। और विक्रम, वो तो जैसे हनीमून पीरियड में था। रोज फूल लाता, मेरे लिए चॉकलेट लाता, रात को मेरे बाल सहलाता और कहता, प्रियंका, तुम मेरी जिंदगी हो। मैं बहुत खुश थी, सोचती थी सब सही है। माँ की चिंता बेकार थी। मुझे परफेक्ट पति मिला है, परफेक्ट ससुराल मिला है, लेकिन परफेक्ट कुछ नहीं होता।
ये मुझे समझ में आने लगा जब शादी के 3 महीने बाद विक्रम ने अपनी नौकरी छोड़ दी। छोड़ दी मतलब? मैंने पूछा था। शाम को जब वो घर आया और बताया, यार वो बॉस बहुत इरिटेटिंग था, हमेशा चिल्लाता था, मैंने रिजाइन कर दिया। लेकिन पहले मुझे बताया होता, हम डिस्कस करते। क्या डिस्कस करना? मेरी जॉब है, मेरा डिसीजन है। और वैसे भी मैं दूसरी जॉब ढूंढ लूंगा, मार्केटिंग में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। मैंने उस रात कुछ नहीं कहा। सोचा, ठीक है, जॉब छूटी है तो दूसरी मिल जाएगी, कौन सी बड़ी बात है। आजकल तो नौकरियां बदलना कॉमन है। 1 महीना बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। विक्रम की कोई जॉब नहीं लगी। क्या हुआ? कहाँ अप्लाई किया? मैंने पूछा एक दिन। अप्लाई तो किया है, लेकिन अभी मार्केट स्लो है, कोई हायर नहीं कर रहा। थोड़ा पेशेंस रखो। तुम इंटरव्यूज में जा रहे हो? हाँ, जा रहा हूँ। लेकिन मुझे शक होने लगा था, क्योंकि वो सुबह देर से उठता, दिन में टीवी देखता या फोन पर गेम खेलता, कभी कभी दोस्तों के साथ बाहर चला जाता, इंटरव्यू के लिए जाता, ऐसा कहता था, लेकिन कभी कोई कॉल बैक नहीं आती। एक दिन मैंने उसका फोन चेक किया। गलत था मैंने ऐसा करना, मुझे पता है, लेकिन मुझे जानना था। कोई जॉब एप्लीकेशन नहीं थी, कोई इंटरव्यू ईमेल नहीं, बस दोस्तों के साथ चैट थे, क्रिकेट के बारे में, मूवीज के बारे में और ड्रिंकिंग प्लान्स के बारे में। आज रात वो वाली जगह चलते हैं, भाई पार्टी करते हैं, विकी पैसे ला रहा है। विकी यानी विक्रम। मैं समझ गई थी, वो जॉब ढूंढ नहीं रहा था, वो बस टाइम पास कर रहा था और मुझसे झूठ बोल रहा था। उस रात जब वो घर आया, देर से, जैसा अब आम हो गया था, मैंने पूछा, विक्रम, सच बताओ, तुम जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो? हाँ, कर रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? मुझे सच चाहिए। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, देखो, जॉब का सीन थोड़ा टाइट है, मार्केट में रिसेशन है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ। तुम्हारे दोस्तों के साथ जो पार्टीज होती हैं, वो क्या है? उसका चेहरा बदल गया। पहली बार मैंने उसकी आंखों में वो शांत प्यार नहीं देखा, कुछ और था, इरिटेशन, एंगर। तुमने मेरा फोन चेक किया? विक्रम, मुझे जानना था। ये तुम्हारा हक नहीं है। मेरा फोन, मेरी पर्सनल लाइफ। हम हस्बैंड वाइफ हैं, क्या पर्सनल? वो चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, ठीक है, हाँ, कभी कभी दोस्तों के साथ मिलता हूँ। तो आदमी को थोड़ा रिलैक्स भी चाहिए, सारा दिन जॉब ढूंढते ढूंढते थक जाता हूँ, थोड़ी बियर पी लेता हूँ। सो व्हाट? बियर? उसने पहली बार डायरेक्टली बताया कि वो पीता है। तुमने पहले कभी नहीं बताया कि तुम पीते हो, मैंने कहा, क्योंकि तुम ओवर रिएक्ट करती हो। देखो, ओकेजनली पीना कोई बड़ी बात नहीं है, सब पीते हैं। मैं उस रात सो नहीं पाई थी, कुछ टूटा था मेरे अंदर। वो ट्रस्ट जो था, उसमें पहली दरार आ गई थी। लेकिन मैंने खुद को समझाया, सब ठीक हो जाएगा, जॉब लग जाएगी, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा, ये सिर्फ टेम्पररी फेज है। वैसे आप क्या सोचते हैं, मुझे तब क्या करना चाहिए था? कमेंट्स में बताइए। मुझे जेन्युइनली जानना है कि आप मेरी जगह होते तो क्या करते। खैर, मैं आगे बताती हूँ। 6 महीने और बीत गए, शादी को अब साल भर हो चुका था और विक्रम की कोई जॉब नहीं लगी थी। घर का खर्चा मेरी सैलरी से चल रहा था, राशन, बिजली, पानी, गैस, सब कुछ। कमला जी को भी दवाइयां लगती थी, उन्हें शुगर और बीपी था, वो खर्चा भी मेरे ऊपर। और विक्रम, वो अब ओपनली शराब पीने लगा था, ओकेजनली से वीकेंड्स हो गया, और फिर ऑलमोस्ट डेली रात को घर आता। उसकी सांसों से वो स्मेल आती जो अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। आंखें लाल होती, बोलता गंदा गंदा, प्रियंका आ जाओ। मैं कमरे में दूर खड़ी रहती। वो गंदी स्मेल, वो लड़खड़ाता ही है, कभी प्यार भी करो अपने पति से। विक्रम, तुमने पी रखी है। तो पी तो है, क्या हो गया, आदमी हूँ, पीता हूँ। ये बातचीत अब रोज की हो गई थी। कमला जी को पता था, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। बेटा, मर्द ऐसे ही होते हैं, उन्होंने एक बार कहा था, थोड़ा पी लेते हैं, बड़ी बात नहीं, तुम्हारे ससुर भी पीते थे। लेकिन माँ जी, वो तो कमाते थे। विक्रम, जॉब लग जाएगी, थोड़ा सब्र करो। सब्र, ये शब्द मुझे अब से नफरत होने लगी थी। एक रात ऐसा हुआ जिसने मुझे हिला दिया। विक्रम देर से आया, रात के 1 बज रहे थे, मैं जागी हुई थी।
उसका इंतजार कर रही थी। दरवाजा खुला तो वो गिरते पड़ते अंदर आया। इतना नशे में था कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। प्रियंका, पैसे? क्या? पैसे दो, कुछ दोस्तों को देने हैं। विक्रम, रात के 1 बज रहे हैं। कौन से दोस्त? पैसे दो बस। मेरी वाइफ हो, मेरा कहना मानो। मेरे पास नहीं है। और तभी उसने मुझे धक्का दे दिया। जोर से नहीं, लेकिन मैं गिर गई। पलंग के कोने से सिर टकराया। दर्द हुआ, बहुत दर्द। लेकिन उससे ज्यादा दर्द अंदर हुआ। वो आदमी जिसे मैंने प्यार किया था, जिसके साथ जिंदगी बिताने का सपना देखा था, वो मुझे धक्का दे रहा था। आई एम सॉरी, वो तुरंत बोला। शायद होश आ गया था थोड़ा। मुझसे गलती हो गई, प्लीज, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। वो मेरे पास आया, मेरा सिर देखा, सॉरी बोलता रहा। और मैंने माफ कर दिया। हाँ, माफ कर दिया, क्योंकि मुझे लगा नशे में था, पता नहीं था क्या कर रहा है। अब सॉरी बोल रहा है, सब ठीक हो जाएगा। ये मेरी दूसरी बड़ी गलती थी। पहली थी शादी करना, दूसरी थी माफ करना। क्योंकि जब एक बार माफ कर दो तो आदमी समझ जाता है, कुछ भी करो माफी मिल जाएगी। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, 1 साल हो गया, फिर 2 साल। विक्रम की जॉब नहीं लगी, अब वो ट्राई भी नहीं करता था। दिन में सोता, शाम को दोस्तों के साथ जाता, रात को नशे में घर आता। और मेरी सैलरी, वो हर महीने खत्म हो जाती, घर के खर्चे में, कमला जी की दवाइयों में, और हाँ, विक्रम की शराब में। हाँ, शराब में, क्योंकि अब वो ओपनली मांगने लगा था। प्रियंका, 500 रुपए दो। किस लिए? दोस्तों के साथ जाना है। विक्रम, इतने पैसे कहाँ से दूं? सैलरी तुम्हारी ही सैलरी है ना, कमाती हो, खर्च भी करो। पति पर खर्च करना पाप है क्या? लेकिन शराब पर? मैं शराब पीता हूं तो क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? तुम्हारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है? मैं चुप हो जाती, देती पैसे, क्योंकि अगर नहीं देती तो झगड़ा होता, और झगड़े में कभी कभी वो हाथ उठा देता। हर बार नहीं, लेकिन कभी कभी। और हर बार के बाद सॉरी बोलता, और मैं माफ कर देती। ये साइकिल चलती रही, महीनों तक, सालों तक। मेरी माँ को धीरे धीरे पता चलने लगा। जब भी मैं उनसे मिलती, वो पूछती, बेटा सब ठीक है? हाँ माँ, सब ठीक है। तू कमजोर लग रही है, खाना ठीक से खाती है? हाँ माँ। विक्रम की जॉब लग जाएगी माँ, टाइम लग रहा है। मैं झूठ बोलती रहती, क्योंकि मुझे शर्म आती थी सच बताने में, और मुझे डर था, लोग क्या कहेंगे। शादी के 2 साल में अगर सब जान गए कि मेरा पति बेरोजगार शराबी है, तो माँ की इज्जत का क्या होगा? इसलिए मैं चुप रही, सहती रही। और विक्रम, वो और भी बदतर होता गया। 3 साल शादी के। एक शाम मैं ऑफिस से थकी हारी आई। बहुत काम था, मंथ एंड था, अकाउंट्स बंद करने थे, सिर दर्द हो रहा था। घर आई तो देखा विक्रम ड्राइंग रूम में बैठा है, टीवी चल रहा है, और उसके सामने टेबल पर विस्की की बोतल और ग्लास। ये क्या है? मैंने पूछा। विस्की है, इम्पोर्टेड, दोस्त लाया। इतनी महंगी? तुमने पैसे दिए क्या? दोस्त का ट्रीट है। मैं किचन में गई, खाना बनाने। थकी थी, लेकिन खाना तो बनाना था। कमला जी अब ज्यादा बीमार रहती, वो नहीं बना पाती। खाना बनाकर जब ड्राइंग रूम आई तो विक्रम और नशे में था। खाना लगाऊं? मैंने पूछा। नहीं, बैठो यहाँ। विक्रम, मुझे थकान। बोला ना बैठो। उसकी आवाज तेज थी। मैं बैठ गई। प्रियंका, वो बोला। उसकी आंखें लाल थीं, शराब की स्मेल कमरे में फैली थी। तुम समझती क्या हो अपने आप को? कमाती हो तो क्या हुआ? मैं तुम्हारा पति हूँ, मर्द हूँ। मैंने कब कहा? तुम्हारी आंखों में दिखता है। जब भी मैं पैसे मांगता हूँ, तुम्हारी नजरें मुझे जज करती हो तुम, है ना? विक्रम, ऐसा नहीं है। है ऐसा। तुम सोचती हो मैं कुछ नहीं हूँ, तुम्हारी सैलरी पर पल रहा हूँ, है ना? मैं चुप रही, क्योंकि वो सच था, लेकिन मैंने कभी बोला नहीं था। जवाब दो, उसने चिल्लाया। विक्रम, प्लीज शांत हो जाओ। शांत? तुम मुझे शांत रहने को कहती हो? तुम जो हर रोज मुझे नीचा दिखाती हो। मैंने कभी? वो उठा, मेरी तरफ आया। उसके हाथ में विस्की का ग्लास था। तुम्हें पता है मैंने कितनी सैक्रिफाइस दी है शादी के लिए? मेरी फैमिली,
मेरे दोस्त सबने कहा था मुझसे, गरीब घर की लड़की मत ब्याह हो। लेकिन मैंने नहीं सुना, तुमसे प्यार करता था। गरीब घर की लड़की, ये शब्द मेरे कानों में गूंजे। और तुमने क्या किया? बस काम काम काम। कभी प्यार किया मुझसे? कभी टाइम दिया? विक्रम, मैं कमाती हूँ तो इसलिए कि घर चले। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। उसने ग्लास फेंक दिया दीवार पर। ग्लास टूटा, विस्की बिखर गई। कमला जी कमरे से बाहर आईं। क्या हो रहा है? कुछ नहीं माँ, आप जाइए, विक्रम बोला। वो चली गईं। शायद उन्हें पता था, शायद उन्होंने पहले भी ऐसा देखा था अपने पति में। विक्रम मेरे पास आया। उसकी आंखों में कुछ था, गुस्सा, नफरत, या शायद खुद से नफरत। मुझे पता है मैं अच्छा पति नहीं हूं, वो धीरे से बोला। अचानक उसकी आवाज बदल गई थी। मुझे पता है मैं फेल हूं, जॉब नहीं लगी, पैसे नहीं कमाता, शराब पीता हूं। उसकी आंखों में पानी आ गया। लेकिन तुम समझो, मुझे बुरा लगता है हर रोज जब तुम ऑफिस जाती हो और मैं घर में बैठा रहता हूं, जब तुम्हारी सैलरी से घर चलता है और मैं कुछ नहीं दे पाता। मुझे शर्म आती है। मेरा दिल पिघल गया फिर से। इसीलिए पीता हूं, थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूं कि मैं कितना बड़ा फेलियर हूं। विक्रम, आई एम सॉरी प्रियंका, आई एम रियली सॉरी। मैं ट्राई करूंगा, जॉब ढूंढूंगा, शराब कम करूंगा, प्रॉमिस। और मैंने फिर माफ कर दिया, तीसरी बार, क्योंकि उसके आंसू सच्चे लगे थे। उसका दर्द रियल लगा था। मुझे लगा शायद वो सच में बदलेगा, लेकिन वो नहीं बदला, कभी नहीं बदला। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन वो थोड़ी देर बाद। पहले आपको और समझना होगा कि मैं कैसे उस जाल में फंसती चली गई। 4 साल शादी के, मेरी उम्र 30 हो गई थी और मैं थक गई थी। शारीरिक थकान तो थी ही, ऑफिस, घर का काम, विक्रम का ख्याल, कमला जी की सेवा। लेकिन उससे बड़ी थकान थी अंदर की, मानसिक थकान, भावनात्मक थकान। रोज सोचती, क्या यही जिंदगी है मेरी? यही सपना था मेरा? माँ ने इतनी मेहनत से पढ़ाया, एमबीए कराया, नौकरी लगी, सोचा था खुश रहूंगी, अपनी जिंदगी बनाऊंगी, माँ को आराम दूंगी। और मैं एक शराबी के साथ फंसी थी जो मेरी मेहनत की कमाई उड़ा रहा था। लेकिन छोड़ना, तलाक, लोग क्या कहेंगे, माँ की इज्जत का क्या होगा, अकेली औरत को समाज कैसी नजर से देखता है, ये सवाल मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। ऑफिस में मेरी एक कलीग थी, मीना। हम दोनों अच्छी फ्रेंड्स थीं। एक दिन लंच टाइम में हम बात कर रहे थे। प्रियंका, तू ठीक है ना? मीना ने पूछा। हाँ, क्यों? कुछ दिनों से देख रही हूँ, तू बहुत थकी थकी लगती है, खोई खोई। सब ठीक है घर पर? मैं कुछ नहीं बोली, बस उसे देखती रही। देख, तुझे मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो शेयर कर। कभी कभी बोलने से हल्का लगता है। और मैंने बता दिया सब कुछ, पहली बार किसी को। विक्रम की बेरोजगारी, शराब, पैसे, कभी कभार हाथ उठाना, मेरी थकान, मेरा दर्द। मीना सुनती रही, बिना कुछ बोले। जब मैं रोने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। प्रियंका, वो धीरे से बोली, तुझे पता है ये अब्यूज है? अब्यूज? हाँ, इमोशनल अब्यूज, फाइनेंशियल अब्यूज और फिजिकल भी, जब वो हाथ उठाता है। लेकिन वो हमेशा सॉरी बोलता है। मुझे पता है, वो पैटर्न है, अब्यूज, सॉरी, फिर अब्यूज, चलता है। मैं चुप रही। मेरी मौसी के साथ ऐसा ही था, मीना बोली। 20 साल तक झेला उन्होंने। फिर एक दिन उनके पति ने इतना मारा कि वो हॉस्पिटल में भर्ती हुई। तब जाकर उन्होंने तलाक लिया। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन हुई। मैं ये नहीं कह रही कि तू तलाक ले ले, वो तेरा डिसीजन है। लेकिन ये सोच, क्या ये जिंदगी तू और 5 साल, 10 साल, 20 साल जीना चाहती है? क्या तू अपने बच्चों को इस माहौल में बड़ा करना चाहती है? बच्चे, मैंने कभी सीरियसली सोचा ही नहीं था बच्चों के बारे में। इस सिचुएशन में बच्चा लाना पागलपन होता। लेकिन विक्रम और उसकी माँ, वो कब से कह रहे थे, बहू, अब तो बच्चा हो जाए, मैं दादी बनना चाहती हूँ। प्रियंका, हमें फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, मेरी एज भी हो रही है। मैं टालती रहती थी, लेकिन कब तक? मीना की बात ने मुझे जगा दिया था।
पहली बार मैंने अपनी सिचुएशन को बाहर से देखा। एक पढ़ी लिखी कमाने वाली औरत जो अपनी मेहनत की कमाई एक बेरोजगार शराबी पर खर्च कर रही है, जो मार खाती है और माफ कर देती है, जो चुप रहती है क्योंकि लोग क्या कहेंगे। ये मैं थी, प्रियंका शर्मा, एमबीए, इंडिपेंडेंट वुमन, और फिर भी ट्रैप्ड। उस रात मैं देर तक जागी रही, सोचती रही क्या करूं, तलाक लूं? लेकिन फिर अकेली रहूंगी, समाज क्या कहेगा, माँ को कैसे बताऊंगी, और अगर नहीं लूं तो क्या, ऐसे ही सहती रहूं जब तक क्या? मेरे पास कोई आंसर नहीं था, लेकिन एक बात क्लियर थी, कुछ तो बदलना होगा, ऐसे और नहीं चल सकता। और फिर अगले हफ्ते कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। ये आखिरी बार था जब मैंने विक्रम को उस तरह देखा जिस तरह मैंने उसे पहले प्यार किया था। आखिरी बार जब सब कुछ अभी भी बदला जा सकता था। वो शनिवार था, सुबह का टाइम। मैं किचन में चाय बना रही थी। विक्रम बाहर से आया। रात भर बाहर था, दोस्तों के साथ, लेकिन आज कुछ डिफरेंट था। वो होश में था, शायद थोड़ा पिया था, लेकिन उतना नशे में नहीं जितना यूजुअली होता था। प्रियंका, वो बोला। उसकी आवाज में कुछ था, कोई वेट। क्या है? मैंने बिना उसकी तरफ देखे पूछा। मुझे तुमसे बात करनी है। बाद में, चाय बना रही हूँ। अभी, इम्पोर्टेंट है। मैंने गैस बंद किया, उसकी तरफ देखा। वो सीरियस लग रहा था। उसके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी जो यूजुअली होती थी जब वो कुछ मांगने आता। क्या है? मैंने पूछा। बैठो। हम ड्राइंग रूम में बैठे। वो मेरे सामने था, उसकी आंखें मेरी आंखों में। प्रियंका, वो बोला, मुझे कुछ बताना है जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। मेरा दिल धड़कने लगा। क्या बात है? और क्या छुपाया है उसने? बोलो, मैंने कहा। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर डीप ब्रेथ लिया। वो जॉब जो मैंने छोड़ी थी शादी के बाद, वो मैंने नहीं छोड़ी थी, मुझे निकाला गया था। क्या? हाँ, एम्बेजलमेंट के चार्जेस थे। मैंने कंपनी के पैसे, थोड़े पैसे मैंने लिए थे गैम्बलिंग के लिए। मुझे लत थी, है, अब भी है। गैम्बलिंग? ये तो नई बात थी। विक्रम, सुनो पूरी बात। उस जॉब के बाद किसी और कंपनी में नहीं लगी, इसलिए नहीं कि मार्केट स्लो था। मेरा रिकॉर्ड था, ब्लैकलिस्ट था मैं। मेरा सिर चकरा रहा था। और शराब, वो भी तब शुरू हुई। गैम्बलिंग में पैसे हारने लगा, स्ट्रेस लेने लगा, शराब से भूलने की कोशिश करता था, और चक्र चलता रहा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे शर्म आती थी और डर था कि तुम छोड़ दोगी। तो अब क्यों बता रहे हो? वो मेरी आंखों में देखता रहा कुछ पल। क्योंकि कल रात मैंने कुछ किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और अब तुम्हें पता चलने वाला है, तो मैंने सोचा खुद बता दूं। क्या किया? वो कुछ नहीं बोला, बस मेरी तरफ देखता रहा। विक्रम, क्या किया? मेरी आवाज तेज हो गई। तुम्हारा एटीएम कार्ड जो तुम ड्रॉर में रखती हो, मैंने उससे पैसे निकाले, सारे पैसे। कितने? सब, जो भी थे। 30,000। 30,000? मेरी पूरी सेविंग्स। क्यों? गैम्बलिंग। मैंने सोचा था जीत जाऊंगा, पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन हार गए। हाँ। मैं उठी, कुछ नहीं बोली, सीधे बेडरूम में गई, ड्रॉर खोला, एटीएम कार्ड था वहां, लेकिन जब मैंने बैलेंस चेक किया फोन पर, 237 रुपए। बस 30,000 गए। वो पैसे जो मैंने महीनों में जोड़े थे, माँ के गहनों के लिए, जो प्रॉमिस मैंने किया था उन्हें, सब गया। मैं वापस आई, विक्रम वहीं बैठा था। प्रियंका, आई एम सॉरी, मैं वापस करूंगा। कैसे? तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं। मैं कुछ करूंगा, 4 साल से यही सुन रही हूं। कुछ करूंगा, जॉब ढूंढूंगा, शराब छोड़ूंगा। लेकिन हुआ क्या? इस बार सच में। विक्रम! मेरी आवाज थर्रा रही थी, गुस्से से, दर्द से। तुम जानते हो वो पैसे किसके लिए थे? मेरी माँ के लिए, जिन्होंने अपने सारे गहने बेचकर मुझे पढ़ाया। मैंने प्रॉमिस किया था उन्हें, और तुमने। मेरा गला भराया, आंखों में पानी। वो पैसे माँ के लिए थे, और तुमने उन्हें जुए में उड़ा दिया। विक्रम कुछ नहीं बोला। क्या बोलता? मैं रोने लगी। पहली बार उसके सामने इतना रोई।
4 साल का दर्द बाहर आ रहा था। मैंने तुम्हारे लिए सब किया, सब सहा। तुम्हारी बेरोजगारी सही, शराब सही, कभी कभी मार भी खाई। कभी कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे लगता था तुम बदलोगे। लेकिन तुम, प्रियंका, चुप रहो। आज तुम सुनोगे। 4 साल में पहली बार तुम सुनोगे। मैंने रोते रोते वो सब कहा जो कभी नहीं कहा था। मेरी थकान, मेरा अकेलापन, मेरा डर, मेरी नफरत। मुझे तुमसे घिन आती है जब तुम नशे में होते हो। तुम्हारी स्मेल से मुझे उल्टी आती है। जब तुम मुझे छूते हो, मेरा रोम रोम कहता है हट जाओ। लेकिन मैं कुछ नहीं बोलती क्योंकि मुझे डर लगता है। विक्रम सुनता रहा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। मैं तुमसे प्यार करती थी, सच में। जब शादी हुई थी, मैंने सोचा था हम खुश रहेंगे, बच्चे होंगे, घर होगा। लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया, सब कुछ। प्रियंका, आई कैन एक्सप्लेन। कुछ नहीं सुनना मुझे। मैं उठी, अपना बैग लिया, फोन, थोड़े कपड़े। कहाँ जा रही हो? माँ के पास। प्रियंका प्लीज, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, सोचना है। क्या करूं अपनी जिंदगी का? मतलब तुम मुझे छोड़ रही हो? मैंने उसकी तरफ देखा। आखिरी बार। मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। लेकिन अभी मैं यहाँ नहीं रह सकती। और मैं निकल गई। जब मैं बाहर आई तो सुबह की धूप थी, जयपुर की गर्म धूप। पर मुझे ठंड लग रही थी अंदर से। ऑटो में बैठकर जब माँ के घर जा रही थी तो मेरे दिमाग में एक ही सवाल था, अब क्या? क्या तलाक लूं? क्या वापस जाऊं? क्या एक और चांस दूं? मुझे नहीं पता था, सच में नहीं पता था। लेकिन एक बात मुझे पता थी, जो अब तक हो रहा था वो अब और नहीं हो सकता। कुछ तो बदलना होगा। माँ का घर नजदीक आ रहा था और मेरे दिल में एक अजीब सी फीलिंग थी, डर भी और थोड़ी राहत भी। राहत इसलिए कि आज पहली बार मैंने खुद के लिए कुछ किया था, और डर इसलिए कि मुझे नहीं पता था आगे क्या होगा। ऑटो रुका, मैं उतरी। माँ के घर का दरवाजा सामने था। मैंने डोरबेल बजाई। दरवाजा खुला। माँ सामने थी। उनकी आंखों में सवाल था, बेटा, इस वक्त सब ठीक है? और मैं बस रो पड़ी, उनके गले लग गई। माँ, बस इतना ही बोल पाई। वो चुप रहीं, बस मुझे पकड़े रहीं, जैसे बचपन में पकड़ती थी जब मुझे बुरा सपना आता था। लेकिन ये बुरा सपना नहीं था, ये मेरी जी। माँ ने मुझे देखा और एक पल में सब समझ गई। माँ तो माँ होती है ना। बेटी के आंसू देखकर उन्हें किसी शब्द की जरूरत नहीं होती। वो मुझे अंदर ले गईं, पानी पिलाया, मेरा सिर अपनी गोद में रखा और बस मेरे बाल सहलाती रहीं, जैसे बचपन में करती थी। कितनी देर तक मैं रोती रही मुझे नहीं पता। लेकिन जब आंखें सूख गईं, तब माँ ने पूछा, बता बेटा, क्या हुआ? और मैंने बता दिया, सब कुछ। वो सब जो मैंने 4 साल छुपाया था। विक्रम की बेरोजगारी, शराब, जुआ, मारपीट, और आज सुबह मेरे 30,000 रुपए। माँ चुप रहीं, बस सुनती रहीं। उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, न गुस्सा, न दुख, न मैंने कहा था वाला लुक। जब मैं खत्म हुई तो वो बोली, चाय बनाती हूँ, बस इतना। मुझे अजीब लगा। मैंने सोचा था वो चिल्लाएंगी, रोएंगी या कहेंगी, मैंने तो पहले ही बोला था। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। चाय लेकर आईं, मेरे हाथ में प्याला दिया, खुद मेरे सामने बैठ गईं। पी, फिर बात करेंगे। मैंने चाय पी, अदरक वाली चाय, माँ के हाथ की। उस चाय में कुछ था जो मुझे थोड़ा शांत कर रहा था। जब प्याला खाली हुआ तब माँ ने पूछा, अब बता, क्या करना है तुझे? मुझे नहीं पता माँ। तलाक? वो शब्द सुनकर मैं कांप गई। तलाक, इतना बड़ा शब्द, इतना भारी। माँ, मुझे नहीं पता। देख बेटा, माँ ने मेरा हाथ पकड़ा, मैं तुझे कोई डिसीजन लेने को नहीं कहूंगी। ये तेरी जिंदगी है, तेरा फैसला होगा। लेकिन एक बात बता, क्या तू खुश है उसके साथ? मैं कुछ नहीं बोली। पिछले 4 साल में एक भी दिन ऐसा आया जब तू सच में खुश थी? मैंने सोचा, बहुत सोचा। कोई दिन याद नहीं आया। नहीं, मैंने कहा, आवाज कांप रही थी। तो फिर? लेकिन माँ, शादी, लोग क्या कहेंगे, आपकी इज्जत। माँ ने मेरा हाथ और जोर से पकड़ा। उनकी आंखों में वो ताकत थी
जो मैंने बचपन में देखी थी, जब पापा गए थे और माँ ने अकेले सब संभाला था। इज्जत? वो बोली। प्रियंका, इज्जत क्या है? 4 दीवारों में पिटते रहना इज्जत है? अपनी कमाई किसी नशेड़ी पर लुटाना इज्जत है? हर रात डर डर के जीना इज्जत है? माँ, और लोग? कौन से लोग? जो तेरी जिंदगी में कभी काम नहीं आएंगे, जो बस गॉसिप करेंगे और भूल जाएंगे। उन लोगों के लिए तू अपनी जिंदगी बर्बाद करेगी। मैं चुप रही। माँ की बात में वो सच था जो मैं सालों से अनदेखा कर रही थी। देख बेटा, माँ की आवाज नरम हुई। मैं नहीं कहती कि तलाक ले ले, शादी बचाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन दोनों तरफ से। अगर वो आदमी बदलने को तैयार नहीं है, तो तू अकेली कब तक लड़ेगी? और अगर वो बदल गया तो अच्छी बात है। लेकिन बदलने का मौका तो तभी मिलेगा ना, जब उसे पता चले कि उसकी हरकतों के नतीजे होते हैं। अभी तक तूने सब सहा, माफ किया, बर्दाश्त किया। उसे क्या पता कि कुछ गलत हो रहा है। माँ की बात सुनकर मुझे मीना की बात याद आई। अब्यूज, सॉरी, फिर अब्यूज चलता रहता है। यही तो हो रहा था। माँ, मुझे कुछ दिन चाहिए सोचने के लिए। जितने दिन चाहिए रहे। ये तेरा घर है, हमेशा था, हमेशा रिगादा। मैं माँ के गले लग गई। पहली बार 4 साल में मुझे लगा कि कोई मेरे साथ है, मैं अकेली नहीं हूं। वो पहला दिन माँ के घर पर बीता। रात को सोई तो, पता है, पहली बार 4 साल में बिना डर के सोई। कोई नशे में घर नहीं आएगा, कोई अजीब बातें नहीं करेगा, कोई मांग में नहीं आएगा, बस चैन की नींद। लेकिन सुबह होते ही रियलिटी वापस आ गई। फोन पर 47 मिस्ड कॉल्स थे विक्रम की, और 23 मैसेजेस। प्रियंका, कहाँ हो? घर आ जाओ प्लीज। मुझे पता है गलती हुई, माफ कर दो। माँ बहुत परेशान है, रो रही हैं। प्रियंका, इतना बड़ा कदम मत उठाओ, सोचो, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? फिर वही, मैंने फोन बंद कर दिया। लेकिन दोपहर तक कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। दरवाजे की घंटी बजी। माँ ने खोला और सामने कमला जी, मेरी सास। याद है पार्ट में मैंने बताया था कि कमला जी अच्छी थी, कि वो प्यार से बोलती थी। तब मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब मुझे समझ आने वाला था कि अच्छी और सच में अच्छी में कितना फर्क होता है। बहू कहाँ है? कमला जी की आवाज तेज थी। वो अंदर आ गईं, बिना पूछे। माँ ने रोका नहीं। भारतीय संस्कार, समधन है, रोकेंगे कैसे? मैं कमरे से बाहर आई। आप यहाँ? और कहाँ आती? मेरा बेटा रात भर रोया है, खाना नहीं खाया, और तुम यहाँ मजे कर रही हो अपनी माँ के पास। मजे? मैं हैरान रह गई। माँ जी, आपको पता है क्या हुआ? हाँ पता है, विक्रम ने थोड़े पैसे लिए। तो पति ने लिए, कौन सा जुर्म कर दिया? और तुम घर छोड़कर भाग आई? थोड़े पैसे? 30,000? मेरी पूरी सेविंग्स। तो कमाती हो ना, फिर कमा लेना। पति के लिए इतना भी सैक्रिफाइस नहीं कर सकती। माँ ने बीच में बोला। समधन जी, बात सिर्फ पैसों की नहीं है। आप चुप रहिए। कमला जी ने माँ को टोक दिया। आपने ही बिगाड़ा है इसे। इतना पढ़ा लिखा दिया, नौकरी करवा दी, अब देखो, अपने पति की इज्जत नहीं करती, घर छोड़कर भाग जाती है। मेरा खून खौल उठा। माँ जी, विक्रम 4 साल से बेरोजगार है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, और आप कह रही हैं मैं उसकी इज्जत नहीं करती? हाँ, नहीं करती। अगर करती तो समझती कि मर्द को टाइम लगता है, जॉब ढूंढना आसान नहीं है। और थोड़ी शराब पी लेता है तो क्या हुआ? तुम्हारे ससुर भी पीते थे, मैंने कभी शिकायत की? और मारपीट? वो भी ठीक है। कमला जी रुकी। एक पल के लिए उनकी आंखों में कुछ था, शायद अपना दर्द, अपनी यादें। लेकिन फिर वो बोली, वो तो नशे में होता है, उसे पता नहीं होता। तुम भी थोड़ा समझो। मैं समझूं? 4 साल से समझ रही हूं। और क्या समझूं? जब तक वो मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दे, तब तक समझूं। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम बढ़ा चढ़ाकर बोल रही हो। माँ अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। देखिए समधन जी, आप मेरी बेटी से ऐसे बात नहीं करेंगी। जो भी हुआ है, वो आपके बेटे की गलती है। और अगर आप इसे जस्टिफाई करने आई हैं, तो प्लीज वापस जाइए। कमला जी की आंखें फैल गईं। आप मुझसे ऐसे बात कर रही हैं? जानती हैं हम कौन हैं? जानती हूँ। आप उस आदमी की माँ हैं जो मेरी बेटी को तकलीफ दे रहा है, और आप उसका साथ दे रही हैं। रूम में टेंशन इतना था
कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ठीक है, कमला जी बोली। थैंक। कमला जी की वो बात मेरे कानों में गूंज रही थी। तुम्हें पता है हम कौन हैं? और मैं वही खड़ी थी, माँ के घर के ड्राइंग रूम में, और समझ रही थी कि अब फैसले का वक्त आ गया है। माँ ने कमला जी को जवाब दिया था, शांत लेकिन मजबूत। समधन जी, आप जा सकती हैं। जब आपका बेटा सुधरे तब बात होगी। कमला जी का चेहरा तमतमा गया। ठीक है, देख लेना, एक दिन यही लड़की रोती हुई वापस आएगी और तब हम दरवाजा बंद कर देंगे। वो चली गई। दरवाजा जोर से बंद हुआ। माँ ने मेरी तरफ देखा। तू ठीक है? पता नहीं माँ, सच में पता नहीं था। इतना कुछ इतनी जल्दी हो गया था कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। उस रात मैं सो नहीं पाई, करवटें बदलती रही, सोचती रही, क्या करूं? वापस जाऊं? तलाक लूं? कुछ और तभी मेरा फोन बजा। रात के 2 बज रहे थे। विक्रम का नंबर था। मैंने उठाया नहीं। फिर बजा। फिर आखिर में मैसेज आया, प्रियंका प्लीज फोन उठाओ, जरूरी है, बहुत जरूरी। कुछ था उस मैसेज में, कोई अर्जेंसी। मैंने फोन उठाया। हाँ प्रियंका। उसकी आवाज अजीब थी, थरथराती हुई। मुझे मुझे हॉस्पिटल ले जाना है। क्या? क्या हुआ? मैंने कुछ गोलियां खा ली थी, बहुत सारी, लेकिन फिर मुझे डर लगा और मैंने उल्टी कर दी। लेकिन अब तबीयत बहुत खराब है। मेरा दिल धड़क उठा। गोलियां? सुसाइड अटेम्प्ट? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता प्रियंका। तुम मेरी जिंदगी हो। अगर तुम नहीं तो। विक्रम रुको, माँ को बुलाओ, हॉस्पिटल जाओ। माँ सो रही हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम आओ, प्लीज, एक आखिरी बार। मेरा मन 1000 टुकड़ों में बट गया। एक तरफ वो आदमी था जिसने मुझे इतना दर्द दिया, दूसरी तरफ वो अभी भी मेरा पति था, और अगर उसे कुछ हो गया तो। मैं आ रही हूँ, मैंने कहा। माँ को जगाया, बताया। वो रोकना चाहती थी, लेकिन मेरे चेहरे पर कुछ देखकर चुप हो गईं। जा, लेकिन सावधान रहना। ऑटो से गई। रात के 2 बज रहे थे। जयपुर की सड़कें सुनसान थीं। बस कभी कभी कोई ट्रक गुजरता। जब उनके घर पहुंची तो दरवाजा खुला था। अंदर गई। विक्रम ड्राइंग रूम में फर्श पर बैठा था, पीला पड़ गया था। सामने टेबल पर खाली गोलियों की स्ट्रिप्स पड़ी थीं। विक्रम, आ गई तुम? वो मुस्कुराया, कमजोर सी मुस्कान। हॉस्पिटल चलो, अभी। रुको, पहले बात करनी है। बाद में बात करेंगे, पहले नहीं, अभी। उसने मेरा हाथ पकड़ा। बैठो। मैं बैठ गई। डर रही थी, लेकिन बैठ गई। प्रियंका, वो बोला। उसकी आंखों में पानी था। मुझे पता है, मैंने बहुत गलतियां की हैं, बहुत सारी। तुम्हारे साथ जो किया वो गलत था। विक्रम, सुनो, पूरी बात सुनो। उसने डीप ब्रेथ लिया। जब मैं छोटा था तो मेरे पापा, वो भी पीते थे, बहुत पीते थे, और माँ को मारते थे। मैं देखता था, रोज देखता था। मैं चुप रही। ये बात उसने पहले कभी नहीं बताई थी। मैंने सोचा था मैं कभी ऐसा नहीं बनूंगा, लेकिन देखो, उसकी आवाज टूट गई। मैं वही बन गया, अपने पापा जैसा। विक्रम, तुम हॉस्पिटल। सुनो ना। उसने मेरा हाथ और जोर से पकड़ा। मुझे माफी नहीं चाहिए। मुझे पता है माफी के काबिल नहीं हूं, लेकिन एक चांस, एक आखिरी चांस दो। मैं बदलूंगा, सच में। डी एडिक्शन में जाऊंगा, जॉब ढूंढूंगा, सब कुछ ठीक करूंगा। उसकी आंखों में मैंने कुछ देखा। शायद सच्चाई, शायद डिस्परेशन, शायद मैनिपुलेशन, मुझे नहीं पता। और अगर मैंने नहीं दिया चांस? वो चुप रहा, फिर बोला, तो मैं समझ जाऊंगा, लेकिन प्रियंका, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी कोई मतलब नहीं है। और वो पल आ गया जिससे मैं डर भी रही थी और इंतजार भी कर रही थी। सच्चाई का पल। मुझे डिसाइड करना था, अभी, यहीं। एक तरफ 5 साल का दर्द, शराब, मारपीट, पैसों की चोरी, झूठ। दूसरी तरफ वो आदमी जो फर्श पर बैठा था, टूटा हुआ, गोलियां खाकर,
मुझसे एक चांस मांग रहा था और बीच में मैं, प्रियंका, जिसे अपनी जिंदगी का फैसला करना था। विक्रम, मैंने कहा। मेरी आवाज शांत थी, जितनी शांत मैंने कभी सोची नहीं थी। पहले हॉस्पिटल चलते हैं, फिर बात करेंगे। उसे हॉस्पिटल ले गई, इमरजेंसी में एडमिट किया। डॉक्टर्स ने स्टमक वॉश किया, कहा अच्छा हुआ जल्दी आ गए, थोड़ी देर और होती तो मैं बाहर बैठी रही पूरी रात। सुबह होते होते कमला जी आ गईं, मुझे देखकर रुकी। तुम यहाँ? हाँ। वो कुछ बोलने लगी, फिर रुक गईं। शायद सिचुएशन की ग्रेविटी समझ गई थी। डॉक्टर क्या बोले? स्टेबल है, लेकिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। वो मेरे पास आकर बैठ गईं। कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, मुझे पता है मैंने कल जो कहा गलत था। मैं हैरान रह गई। कमला जी माफी मांग रही थी। विक्रम, वो अपने पापा जैसा है। मैंने देखा है उसे बड़े होते। जानती थी एक दिन ऐसा होगा, लेकिन मैंने आंखें बंद कर ली। सोचा शादी हो जाएगी तो सुधर जाएगा। माँ जी, नहीं सुनो। उनकी आवाज में वो तेजी नहीं थी जो कल थी, बस थकान थी। मैंने भी यही झेला था 30 साल अपने पति से, लेकिन मैंने सोचा यही होता है, शादी में ऐसा ही होता है। वो रुकी, उनकी आंखों में पानी आ गया। लेकिन तुम पढ़ी लिखी हो, कमाती हो, तुम्हें ऐसे नहीं जीना चाहिए। मैं कुछ नहीं बोली, बस सुनती रही। जो भी तुम्हारा फैसला हो, मैं सपोर्ट करूंगी। अगर रहना है तो रहो, अगर जाना है तो जाओ, लेकिन तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा हक है। ये वो बात थी जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। कमला जी, जिन्होंने कल मुझे गरीब घर की लड़की कहा था, आज मुझे फ्रीडम दे रही थी। लेकिन सवाल वही था, मैं क्या करूं? विक्रम 2 दिन हॉस्पिटल में रहा। जब घर आया तो कमजोर था, पीला, लेकिन होश में। मैं माँ के घर से उनके घर आई, टेम्परेरीली, बात करने। हम बैठे, आमने सामने। कमला जी कमरे में नहीं थी, शायद जानबूझकर। प्रियंका, विक्रम ने कहा। मैंने सोचा, बहुत सोचा, और मुझे पता है कि मैं जो भी बोलूं तुम्हें विश्वास नहीं होगा, इसलिए बोलने से ज्यादा करके दिखाऊंगा। क्या करोगे? डी एडिक्शन सेंटर जाऊंगा। 3 महीने का प्रोग्राम है, रेजिडेंशियल, वहां रहूंगा, और जब वापस आऊंगा क्लीन, तब तुमसे दोबारा चांस मांगूंगा। मैंने उसकी आंखों में देखा, कुछ था वहां, शायद सच्चाई, शायद उम्मीद। और अगर फिर भी नहीं सुधरे तो तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं मानूंगा। तलाक चाहोगी, दे दूंगा, कोई लड़ाई नहीं। प्रॉमिस? कसम। 1 पल, 2 पल, 3 पल। ठीक है, मैंने कहा। 3 महीने, लेकिन विक्रम, ये आखिरी चांस है, समझे? आखिरी। वो रोने लगा, मेरे पैर पकड़ लिए। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू। मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। अगले हफ्ते विक्रम दे एडिक्शन सेंटर चला गया, जयपुर से बाहर, उदयपुर में एक जगह थी। 3 महीने का प्रोग्राम, कोई फोन नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, बस मंथली एक लेटर। मैं माँ के घर वापस आ गई, ऑफिस जाती, काम करती, घर आती, सोचती। पहला महीना बीता, विक्रम का लेटर आया। प्रिय प्रियंका, यह बहुत मुश्किल है। पहले हफ्ते तो लगा पागल हो जाऊंगा। शराब की क्रेविंग इतनी थी कि दीवारों पर सिर मारने का मन करता था, लेकिन अब थोड़ा बेटर है। काउंसलिंग हो,